नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे मुद्दे की बात करेंगे। यूएस डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गैबर्ट का अचानक इस्तीफा और इसके आगे के स्ट्रेटेजिक असर। अगर आप जियोपॉलिटिक्स, नेशनल सिक्योरिटी और एडमिनिस्ट्रेशन चेंजेस को क्लोजली फॉलो करते हैं तो ये ब्रीफिंग बिल्कुल वही बॉटम लाइन एनालिसिस देगी जिसकी ज़रूरत है। तो बिना वक्त गवाए सीधे शुरुआत करते हैं। इस ब्रीफिंग को 6 माह हिस्सों में बांटा गया है। शुरुआत करेंगे इस्तीफे की जानकारी से, फिर ईरान पर जो वैचारिक मतभेद हुए उस पर आएंगे, खुफिया एजेंसीज में हुए सुधार देखेंगे, कैबिनेट टर्नओवर का कॉन्टेक्स्ट समझेंगे, तुलसी गाबार्ड का राजनीतिक सफर और आखिर में इंटेलिजेंस विभाग के नए ट्रांजिशन प्लान पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इस अचानक आए इस्तीफे की। हाल ही की बात है, 22 मई 2026 को डीएनआई गाबर्ट ने अपना इस्तीफा ऑफिशियली प्रेसिडेंट को सौंप दिया। ये डिपार्चर 30 जून से इफेक्टिव हो जाएगा। अब जो ऑफिशियल रीजन बाहर आया है वो पूरी तरह से एक पर्सनल फैमिली हेल्थ क्राइसिस से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। उनके ऑफिशियल स्टेटमेंट पर गौर करें तो ये फैसला बेहद निजी और ह्यूमन एलिमेंट से जुड़ा लगता है। गबर्ड ने साफ किया कि उनके पति अब्राहम को हाल ही में एक बेहद रेयर फॉर्म ऑफ बोन कैंसर डायग्नोज हुआ है। उनका कहना था कि इस मुश्किल वक्त में इतनी डिमांडिंग और टाइम कंज्यूमिंग पोजीशन पर रहते हुए वो अपने पति को इस लड़ाई में अकेला नहीं छोड़ सकती। एक बिल्कुल वैलिड और डीपली पर्सनल वजह। लेकिन ऑफिशियल स्टेटमेंट से थोड़ा आगे बढ़ें तो एक दूसरा एंगल भी सामने आता है, ईरान के मुद्दे पर वैचारिक मतभेद। दरअसल यहां एक बहुत बड़ा ऑपरेशनल और आइडियोलॉजिकल फ्रिक्शन चल रहा था। एक तरफ गबार्ड का इंटेलिजेंस असेसमेंट था कि इस बात का कोई एविडेंस नहीं है कि ईरान अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को रीबिल्ड कर रहा है या वहां से कोई तुरंत खतरा है, और दूसरी तरफ व्हाइट हाउस का पब्लिक स्टैंड बिल्कुल अलग था। उनका मानना था कि ईरान एक इमिनेंट न्यूक्लियर थ्रेट है, जिसकी वजह से 28 फरवरी के मिलिट्री स्ट्राइक्स को जस्टिफाई किया गया। ये इंटेलिजेंस कम्युनिटी और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच का टकराव बिल्कुल साफ था। ये टेंशन तब और ज़्यादा खुलकर सामने आई जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने डीएनआई के असेसमेंट को ओपनली खारिज कर दिया। उन्होंने यहां तक कह दिया कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि गैबर्ड ने क्या कहा। उनका अपना मानना है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाने के बेहद करीब था। सोचिए, एक तरफ ग्राउंड की इंटेलिजेंस रिपोर्टिंग है और दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेशन की एग्रेसिव मिलिट्री स्ट्रैटेजी। दोनों के बीच एक बेहद गहरा डिस्कनेक्ट। और इस विरोधाभास की झलक पब्लिक हियरिंग्स में भी साफ दिखी। मार्च में हुई कांग्रेशनल हियरिंग्स को अगर देखें तो गैबर्ड ने बहुत ध्यान से ईरान वॉर को एंडोर्स करने से खुद को बचाया। उन्होंने इन सवालों को भी डॉज कर दिया कि क्या व्हाइट हाउस को इस कॉन्फ्लिक्ट के फॉलआउट के बारे में पहले से वार्न किया गया था। उनका जो शुरू से एंटी इंटरवेंशनिस्ट स्टैंस रहा है वो यहां एडमिनिस्ट्रेशन की एक्टिव मिलिट्री पॉलिसी से सीधा टकराता हुआ नजर आ रहा था। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये इंटरनल फ्रिक्शन का कोई इकलौता केस नहीं है। गैबर्ड के इस्तीफे से ठीक 2 महीने पहले मार्च में नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर जो केंट ने भी अपना इस्तीफा दे दिया था। वजह, उन्होंने साफ कहा था कि वो अपनी कॉन्शियंस के हिसाब से ईरान मिलिट्री इंटरवेंशन को सपोर्ट नहीं कर सकते। यहां इंटरनल फ्रिक्शन का एक लंबा पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर और देखते हैं गाबर्ड के 15 महीने के कार्यकाल और उनके लाए गए सुधारों को। अपने इस छोटे से टेन्योर में गाबार्ड ने एक अग्रेसिव मैंडेट के साथ काम किया। उन्होंने इंटेलिजेंस वर्कफोर्स में भारी कटौती की, ब्यूरोक्रेटिक डुप्लीकेशन को खत्म करने के लिए एजेंसीज को रीस्ट्रक्चर किया और नई टास्क फोर्सेस बनाई। उनका एक बहुत बड़ा फोकस इन एजेंसीज के अंदर मौजूद पॉलिटिकल बायस और डीप स्टेट नैरेटिव्स को टारगेट करना था। एक तरह से ये पूरा सिस्टम ओवरहॉल था। जाहिर है, इस तरह के बड़े बदलाव आसानी से नहीं होते। उनके इन कदमों का काफी इंटरनल विरोध भी हुआ। कंट्रोवर्सीज तब और बढ़ी जब एक विसल ब्लोअर ने शिकायत दर्ज की कि गबार्ड पॉलिटिकल रीजन से इंटेलिजेंस विदहोल्ड कर रही हैं। इसके अलावा जॉर्जिया में 2020 इलेक्शन बैलेट्स के एक एफबीआई सर्च के दौरान उनकी मौजूदगी ने भी नए सवाल खड़े किए, क्योंकि इस तरह का डोमेस्टिक इलेक्शन मैटर डीएनआई के यूजुअल स्कोप से काफी बाहर माना जाता है। आइए अब इस मुद्दे को एक थोड़े बड़े दायरे में समझते हैं, हमारे चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ते हुए कैबिनेट टर्नओवर का कॉन्टेक्स्ट। अगर इस एडमिनिस्ट्रेशन के सेकेंड टर्म पर गौर करें तो टॉप एग्जीक्यूटिव लेवल पर एक रैपिड टर्नओवर दिख रहा है। गैबर्ड अब चौथी हाई प्रोफाइल फीमेल कैबिनेट मेंबर बन गई हैं जिन्होंने डिपार्ट किया है। इस लिस्ट को देखिए, होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोम, अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी और लेबर सेक्रेटरी लॉरी चावेज डी रेमर। ये सभी अलग अलग कंट्रोवर्सीज और एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रस्ट्रेशंस के चलते रिजाइन कर चुकी हैं। ये क्लियर इंस्टेबिलिटी की तरफ इशारा करता है।
इस सब के बीच आगे बढ़ते हैं हमारे 5वें हिस्से पर और देखते हैं गब्बर का एक बेहद अनोखा राजनीतिक सफर। गैबर्ट की टाइमलाइन सच में काफी यूनिक है। 2002 में हवाई स्टेट लेजिस्लेचर से शुरुआत होती है, फिर 2004 में आर्मी नेशनल गार्ड के साथ इराक डिप्लॉयमेंट, एक सॉलिड मिलिट्री बैकग्राउंड उनके पास आता है। 2012 में वो यूएस कांग्रेस पहुंचती हैं। 2020 में एक प्रोग्रेसिव लीडर के तौर पर डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन के लिए उनका रन करना भी काफी चर्चा में रहा। फिर आता है एक बड़ा शिफ्ट। 2022 में वो डेमोक्रेटिक पार्टी छोड़कर इंडिपेंडेंट बन जाती हैं। अपने एंटी वॉल स्टैंस के चलते 2024 में ट्रंप को सपोर्ट करती हैं और आखिरकार 2025 में डीएनआई के पद पर बैठती हैं। एक ऐसी जर्नी जो काफी अनकन्वेंशनल है। अब आते हैं इस ब्रीफिंग के आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, इंटेलिजेंस ट्रांजिशन प्लान। नए ट्रांजिशन प्लान के मुताबिक अब लीडरशिप आएगी एरन लूकस के हाथों में, जो इनकमिंग एक्टिंग डायरेक्टर बनेंगे। लूकस के पास एक सॉलिड इंटेलिजेंस और पॉलिसी बैकग्राउंड है। वो फॉर्मर सीआई ऑफिसर रह चुके हैं, लिबर्टेरियन केटो इंस्टीट्यूट में पॉलिसी एनालिस्ट थे और सबसे ज़रूरी बात, ट्रंप के पहले टर्म के दौरान नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में डेप्यूटी सीनियर डायरेक्टर भी रहे हैं। ये एक्सपीरियंस उन्हें इस नई रोल के लिए पूरी तरह से तैयार करता है। लेकिन लूकस के सामने जो स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज और चैलेंजेस हैं वो बहुत बड़े हैं। उन्हें 18 अलग अलग यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज को कोऑर्डिनेट करना होगा। ईरान को लेकर जो इंटेंस पब्लिक और इंटरनल टेंशन्स चल रही हैं, उन्हें बिना किसी टकराव के नेविगेट करना पड़ेगा। और साथ ही गैबर्ट ने जो मैसिव रीस्ट्रक्चरिंग और वर्कफोर्स रिडक्शंस इनिशिएट किए थे, उन्हें इस नए डाउनसाइज्ड एनवायरनमेंट में संभालना होगा। तो इस पूरे विश्लेषण के आखिर में एक बेहद अहम सवाल खड़ा होता है। आने वाले वक्त में इतने इंटेंस पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर के बीच इंटेलिजेंस कम्युनिटी अपनी रिपोर्ट्स को ऑब्जेक्टिव और इंडिपेंडेंट कैसे रख पाएगी, खासतौर पर तब जब एडमिनिस्ट्रेशन की एक्टिव मिलिट्री पॉलिसीज के साथ अलाइन करने का सीधा दबाव उन पर हो। यह आगे देखना वाकई बहुत दिलचस्प होगा। इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए धन्यवाद।